सोने की चिड़िया, ये इंडिया का वो नाम है जो हम सब ने अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार जरूर सुना है। लेकिन सवाल ये है, अगर इंडिया कभी सोने की चिड़िया था, तो ऐसा क्या हुआ कि आज देश में इतनी गरीबी है? क्यों लाखों लोग आज भी भूखे पेट सोते हैं? और दूसरी तरफ जो देश कभी हमसे भी ज्यादा गरीब थे, आज दुनिया के सबसे अमीर देशों में कैसे आ गए? 45 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स, ये वो अमाउंट है जो यूनाइटेड किंगडम ने इंडिया से सिर्फ 173 सालों के दौरान एक्सट्रैक्ट की। ये नंबर एक बात तो क्लियर करते हैं कि इंडिया कभी भी एक गरीब देश नहीं था। लेकिन असली सवाल ये है, इंडिया के पास इतना बड़ा खजाना आया कहाँ से? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें हिस्ट्री में काफी पीछे जाना पड़ेगा। उस वक्त जब दुनिया की ज्यादातर इकोनॉमी सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती थी, उस समय जो देश ज्यादा रिसोर्सेज और अनाज प्रोड्यूस करते थे, वो अपना सरप्लस दूसरे रीजन को एक्सपोर्ट करते थे, जैसे इजिप्ट, ग्रीस और मिडल ईस्ट के एरियाज को। इसी सिस्टम में इंडिया और चाइना उस वक्त के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स थे, सिर्फ अनाज के ही नहीं बल्कि टेक्सटाइल, स्पाइसेस, सिल्क और हाई वैल्यू गुड्स के भी। ये ट्रेड सिर्फ लोकल नहीं था, एशिया, यूरोप और अफ्रीका के जोड़ने वाला एक बड़ा ट्रेड नेटवर्क एग्जिस्ट करता था, जिसे हम आज सिल्क रोड के नाम से जानते हैं। सिल्क रोड किसी एक देश का नहीं, बल्कि ये एक कनेक्टेड ट्रेड सिस्टम था, जिसमें चाइना, इंडिया, सेंट्रल एशिया और यूरोप सब शामिल थे। इसी वजह से 1700 के आसपास हिस्टोरियंस एस्टिमेट करते हैं कि दुनिया की लगभग आधी से ज्यादा वेल्थ इंडिया और चाइना जैसे एशियन इकोनॉमीज के पास थी। ये डोमिनेंस इंटेलिजेंस या लक की वजह से नहीं था, बल्कि स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर, स्किल्ड लेबर और ग्लोबल ट्रेड कनेक्टिविटी की वजह से था। लेकिन आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी, 100 सुनार की एक लोहार की। मतलब हर किसी का समय आता है। एग्रीकल्चर का जमाना पीछे छूट रहा था और इंडस्ट्री का जमाना आगे आ रहा था। इस बदलाव की शुरुआत यूरोप से हुई और इसके पीछे का रीजन था मजबूरी। यूरोप में एग्रीकल्चर जमीन लिमिटेड थी, पॉपुलेशन बढ़ रही थी। इस प्रेशर ने यूरोप के लोगों को टेक्नोलॉजी, टूल्स और मशीन्स डेवलप करने के लिए मजबूर कर दिया। इसी मजबूरी से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, जहाँ हाथ से काम होने की बजाय मशीन से काम होने लगा। प्रोडक्शन फैक्ट्रीज में शिफ्ट हो गया और चीजें पहले से कई गुना ज्यादा तेजी से बनने लगी। लेकिन इंडस्ट्री का एक रूल होता, जितनी ज्यादा फैक्ट्रीज उतनी ज्यादा रॉ मटेरियल की जरूरत। और यहीं पर यूरोप के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। यूरोप के पास कॉटन लिमिटेड था, मिनरल्स लिमिटेड थे और अपनी नीड पूरी करने के लिए रिसोर्सेज काफी नहीं थे। और जैसे जैसे यूरोप की इंडस्ट्रीज ग्रो करती गई, रॉ मटेरियल की डिमांड और तेज होती चली गई। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी, रॉ मटेरियल खरीदना और रॉ मटेरियल पर कंट्रोल रखना दोनों एक जैसे नहीं होते। शुरुआत में यूरोपियन कंट्रीज ट्रेडर बनकर आए। उन्होंने कहा, हम सिर्फ ट्रेड करना चाहते हैं। पोर्ट्स बनाए गए, ट्रेडिंग कंपनीज बनाई गई, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन ट्रेड एक चीज थी और पावर बैलेंस दूसरी। जहां लोकल रूलर स्ट्रॉन्ग थे, वहां यूरोपियन सिर्फ ट्रेडर बनकर रह गए। लेकिन जहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट थे, या मिलिट्री वीक थी, वहां सिचुएशन धीरे धीरे बदलने लगी। ट्रेड से शुरू हुई एंट्री धीरे धीरे कंट्रोल में बदल गई। पहले टैक्स राइट्स लिए गए, मिलिट्री रखी गई और जब रेजिस्टेंस मिला, फोर्स का यूज किया गया। ये रूल ऑलमोस्ट हर जगह सेम था। अगर सामने वाला स्ट्रॉन्ग है तो ट्रेड, अगर सामने वाला वीक है तो अटैक। इसी प्रोसेस को हम आज कॉलोनिज्म के नाम से जानते हैं। कॉलोनिज्म का मतलब सिर्फ लैंड कैप्चर नहीं था, इसका मतलब था रॉ मटेरियल पर कंट्रोल, लोकल इंडस्ट्री को वीक करना और इकोनॉमी को यूरोप की फैक्ट्री के साथ परमानेंटली जोड़ देना। यूरोप को कॉलोनीज इसलिए नहीं चाहिए थी क्योंकि वो दुनिया एक्सप्लोर करना चाहते थे। उन्हें कॉलोनीज चाहिए थी क्योंकि उसकी फैक्ट्रीज को रॉ मटेरियल की जरूरत थी। इस दौर में यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, पुर्तगाल और यूरोप के दूसरे देशों ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपनी कॉलोनीज बनाना शुरू कर दिया। अब वक्त बदल चुका था। जो देश पहले दुनिया के इकोनॉमिक सेंटर हुआ करते थे, जैसे इंडिया और चाइना, धीरे धीरे पावर और डिसीजन मेकिंग से बाहर हो रहे थे। और जो देश कॉलोनियल रेस में सबसे आगे थे, इंग्लैंड और दूसरी यूरोपियन पावर्स, वहीं दुनिया के नए इकोनॉमिक सेंटर बनने लगे। ये चेंज इसलिए नहीं हुआ कि यूरोप के लोग ज्यादा इंटेलिजेंट और ज्यादा मेहनती थे। ये चेंज आया क्योंकि इंडस्ट्रियल पावर, मिलिट्री स्ट्रेंथ और ग्लोबल ट्रेड कंट्रोल एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट होने लगा। लेकिन अभी भी कुछ कंट्री की किस्मत बदलनी बाकी थी। 1914 में दुनिया पहला विश्व युद्ध देख चुकी थी। ये युद्ध सिर्फ सोल्जर्स का नहीं था, ये युद्ध इकोनॉमिक्स का भी था। इस युद्ध के दौरान यूनाइटेड स्टेट ने यूरोप में डायरेक्ट लड़ने से पहले एक और रोल प्ले किया, इन्वेस्टर और सप्लायर का। अमेरिका ने यूरोप को लोन्स दिए, वेपन्स और गुड एक्सपोर्ट किए और अपनी इंडस्ट्री को फुल कैपेसिटी पर चलाया। जब वॉर खत्म हुआ, यूरोप डेब्ट में था और अमेरिका क्रेडिटर बन चुका था। इसी पीरियड में अमेरिका धीरे धीरे वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक्स पावर में से एक बनने लगा। फिर आया 1939।
दूसरा विश्व युद्ध। इस वॉर ने यूरोप की इकोनॉमी को और ज्यादा तोड़ दिया। सिटीज डिस्ट्रॉय हो गई, इंडस्ट्रीज रुक गई, इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया। लेकिन इसी दौरान अमेरिका की इंडस्ट्रीज और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका के पास प्रोडक्शन पावर थी, टेक्नोलॉजी थी और सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी। और यहीं से वर्ल्ड पावर और वेल्थ का सेंटर यूरोप से शिफ्ट होकर अमेरिका के हाथों में चला गया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कॉलोनियल सिस्टम भी टूटने लगा। इंडिया, अफ्रीका और एशिया के कई देश आजाद हुए। लेकिन यहाँ से एक नया गेम शुरू हुआ, लीडरशिप और पॉलिसी का। सिंगापुर जैसा देश जीरो रिसोर्सेज के साथ भी सही विजन और पॉलिसीज से डेवलप बन गया। चाइना ने रिफॉर्म्स और मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करके अपनी इकोनॉमी बदल दी। और नॉर्वे जैसे ऑयल रिच देशों ने रिसोर्सेज को कुछ लोगों के हाथ में सिमटने नहीं दिया, बल्कि ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट कंट्रोल और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ यूज किया। रिजल्ट स्टेबल, सिक्योर और फाइनेंशियली सिक्योर नेशंस। हिस्ट्री हमें एक बात क्लियरली दिखाती है, कोई देश परमानेंट रिच या परमानेंट पुअर नहीं होता। फर्क पड़ता है तो डिसीजन का, इंस्टीट्यूशन का और लॉन्ग टर्म विजन का। अब आपकी बारी। कमेंट सेक्शन में अपने आइडिया जरूर शेयर करें कि कैसे हम अपने देश को फाइनेंशियली स्टेबल कर सकते हैं।